हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और हेल्दी होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एएमयू जामिया बीएचयू एलईओ के रिगार्डिंग जो भी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे हौसला मिलता है। चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन टू प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। दोस्तों इसके ऑप्शन है ए आर्टिकल 39 ए, बी आर्टिकल 43 ए, आर्टिकल सी आर्टिकल 48 ए, आर्टिकल 51 ए। दोस्तों ये जो प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट के एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की जो बात कही गई है ये हमारे आर्टिकल 48 ए में कही गई है, जो कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की प्रोविज़न है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इसका प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट का जो है प्रोविज़न, इस प्रोटेक्शन क्या मतलब क्लीन इन्वायरमेंट का प्रोविज़न जो है फंडामेंटल राइट में भी है। आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में भी इसका जिक्र किया गया। उसमें कहा गया कि डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पॉल्यूशन फ्री फ्रॉम वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हाजर्डस इंडस्ट्री, जो कि मेनका गांधी केस में आर्टिकल 21 ए को बहुत ही राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को बहुत ही ब्रॉड सेंस में देखा गया था। उसमें ये कहा गया था कि हमें जिंदा रहने के लिए अच्छा इन्वायरमेंट की भी ज़रूरत है दोस्तों, ठीक है। और ये हमारी ड्यूटी भी है आर्टिकल नंबर 15 ए में, ये हमारी ड्यूटी कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, ठीक है। ये क्या हमारी ड्यूटी भी है। और जो इसमें प्रोविज़न है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट, ये जो है ये दिया गया है 48 ए, सी इसका ऑप्शन होगा दोस्तों सी ऑप्शन, 48 ए सी फॉर कैट वाला आंसर, ठीक है दोस्तों। और हमारी ये ड्यूटी किस में है आर्टिकल नंबर 51 में कि हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। और एक सरकार की ड्यूटी है कि हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड बेहतर मतलब क्लीन इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करे, पॉल्यूशन फ्री, ये हमारे फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। When was the Constitution of India first amended after adoption? कि मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहला अमेंडमेंट कब है ये पूछा गया। ए है 1954, बी 1959, सी 1950, डी 1951। दोस्तों पहला अमेंडमेंट हमारा हुआ था 1951। इसमें 9th शेड्यूल ऐड किया गया था, जिसमें लैंड रिफॉर्म जो था, लैंड रिफॉर्म करने के लिए जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उन्हें प्रोटेक्ट किया गया था, मतलब जो प्रॉब्लम थी उन्हें सॉल्व किया गया था। और लैंड रिफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए इसमें प्रोविज़न थे। और इसमें था कि स्टेट को एम्पावर किया गया था, स्टेट को पावर दी गई थी कि वो लॉ बना सके रिजर्वेशन के रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। उन्हें एम्पावर किया गया था स्टेट को। और कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी कि जिससे हमारे विदेशी दोस्त जो है मतलब फॉरेन जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, अगर हम कुछ ऐसा ना बोलें जिससे हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। तो ये हमारा पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। व्हाट इज़ द चीफ सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? क्या चीफ सोर्स है पॉलिटिकल पावर इन इंडिया? ए द पीपल, बी द कॉन्स्टिट्यूशन, सी पार्लियामेंट, डी द पार्लियामेंट ऑफ स्टेट, द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। दोस्तों ये चीफ सोर्स जो है हमारी पॉलिटिकल पावर का ये है पीपल, सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया ने ही सिटीजन ऑफ इंडिया ही जो है सॉवरेन है इंडिया में। तो पावर किसके पास होगा? पीपल, द पीपल के पास इंडिया, पीपल जो है वो सॉवरेन है और वही सोर्स है पॉलिटिकल पावर का। पीपल ही इलेक्ट करते हैं किसी को भी, वही हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल वाले, द पीपल। बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, लेजिस्लेटिव पावर आर वेस्टेड इन द, लेजिस्लेटिव पावर जो है किसके पास हैं?
प्रेसिडेंट के पास, बी पार्लियामेंट के पास, सी पीएम, डी गवर्नर। दोस्तों लेजिस्लेटिव पावर मतलब लॉ मेकिंग पावर है वो है पार्लियामेंट के पास हमारी। क्या होगा इसका आंसर? बी फॉर बॉल वाला आंसर। किसके पास? पार्लियामेंट लॉ बना सकती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5th क्वेश्चन पे। हु डिसाइड वेदर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन? कौन डिसाइड करता है कि मेंबर ये डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा? एंटी डिफेक्शन लॉ के जरिए। ठीक, अगर किसी मेंबर ने अपनी पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोट किया है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये दोस्तों ये ऑप्शन है ए प्रेसिडेंट, बी स्पीकर, सी इलेक्शन कमिश्नर, डी प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों इसका आंसर जो होगा बी स्पीकर डिसाइड करता है कि मेंबर डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा एंटी डिफेक्शन लॉ के जरिए, अगर किसी ने वायलेट किया है एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, 6th नंबर का है। नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्क्राइब्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ए 9, बी 10, सी 11, डी 12। दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी हमारे स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये जो थी 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद एक अमेंडमेंट हुआ, जो अमेंडमेंट होता है वो 2002 में होता है, वो एक फंडामेंटल ड्यूटी और जोड़ देता है। वो फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रोवाइड फॉर हिज चाइल्ड, और मतलब इसका मतलब है कि अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड कराओ 6 से 14 के बीच में। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि अपने बच्चे को 6 से 14 साल तक आप एजुकेशन प्रोवाइड कराओ। ये 2002 में ऐड की गई थी दोस्तों। ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है पेरेंट्स की कि अपने बच्चे को 6 से 14 साल के बीच में जो भी बच्चा है, ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए। तो दोस्तों टोटल कितनी हो गई? पहले 10 थी और 2002 में एक जोड़ी गई, तो इसका कितनी हो गई? टोटल 11। तो इसका आंसर होगा सी, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द हाई कोर्ट इन इंडिया वर फर्स्ट स्टार्टेड एट ए बॉम्बे मद्रास कोलकाता, बी दिल्ली कलकत्ता, सी बॉम्बे दिल्ली एंड मद्रास, डी मद्रास एंड बॉम्बे। दोस्तों 1861 में हमारे 1861 का जो एक्ट आया था उसमें हाई कोर्ट को जो थो इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी। उस समय हमारे 3 हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए थे। ये हाई कोर्ट थे बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्रिल वाला, बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता 1861 के एक्ट के तहत इन्हें इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एट द फर्स्ट इंस्टेंस कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑफ। मतलब कह रहा है कि इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी की बात कही गई है कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है वो कितने दिनों के लिए एक बार अप्रूव करने पे लगेगी। दोस्तों नेशनल इमरजेंसी 2 कंडीशन में लगती है, एक तो एक्सटर्नल एग्रेशन या कोई हमारे देश पे हमला कर दे, या हमारे इंटरनली आर्म रिबेलियन हो जाए कि मतलब हमारे देश में कोई भी गवर्नमेंट या किसी के खिलाफ हथियार उठा लें। ठीक है, 2 कंडीशन में लगती है नेशनल इमरजेंसी। तो ये पहली बार लगती है 6 महीने के लिए। आप इसको 6 महीने के बाद अप्रूव करना पड़ेगा पार्लियामेंट से, फिर आप 6 महीने के लिए लगा सकते हैं। फिर 6 महीने बाद अगर इमरजेंसी नहीं हटती तो 6 महीने के बाद पार्लियामेंट फिर अप्रूव करेगी, फिर 6 महीने के बाद लग जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा सी फॉर कैट वाला। 6 मंथ के लिए एक बार में लगती फर्स्ट इंस्टांस में, और फिर आपको 6 महीने बाद फिर अप्रूव कराना पड़ेगा पार्लियामेंट से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन ऑफ बिकमिंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दोस्तों ये मतलब क्या कंडीशन नहीं है हमें सिटीजन ऑफ इंडिया के बनने के लिए? क्या मतलब कौन कौन सी कंडीशन है सिटीजन ऑफ बनने के लिए? उसमें इन ऑप्शन में कौन सी एक नहीं है जिससे हम सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया की? ए बाय बर्थ, बी एक्वायरिंग प्रॉपर्टी, सी बाय डिसेंट, डी नेचुरलाइजेशन। दोस्तों हम सिटीजनशिप जो इंडिया की सिटीजनशिप है बाय बर्थ लेते हैं, जैसे कि हम इंडिया में पैदा हुए, ठीक है, ये हमारा बाय बर्थ हो जाएगा। अगर हमारे वालिद या वालिदा मतलब हमारे
मम्मी पापा पेरेंट्स जो हैं इंडिया के सिटीजन हैं तो हमें बाय बर्थ मिल जाएगी। बी वाई एक्योरिंग प्रॉपर्टी, सी पे चलते हैं दोस्तों, सी डिसेंट। अगर सी मतलब डिसेंट मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा बाहर विदेश में पैदा होता है, ठीक है, और उसके वालिद या वालिदा मतलब पापा या अम्मी जो हैं वो इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 1 साल के अंदर वहाँ पे काउंसिल में जहाँ वो पैदा हुए विदेश में, तो उसे सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल जाएगी। दोस्तों नेचुरलाइजेशन का इसका मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को सर्टिफिकेट दे दे सिटीजनशिप का, वो नेचुरलाइजेशन होता है। दोस्तों बी एक्योरिंग प्रॉपर्टी, दोस्तों ये हमारे यहाँ प्रोविज़न नहीं है, ये कंडीशन नहीं है कोई सिटीजनशिप लेने की, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा 9th का बी फॉर बॉल वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द फर्स्ट इंडियन हाई कोर्ट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, दोस्तों आप ऊपर ही हम बता चुके थे कि हमारा 1861 में जो एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, उसमें था कि हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए जाएं, जिससे हमारे 3 हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए थे, बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच कोर्ट इज रिगार्डेड एज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल, ए प्रिवी काउंसिल, बी फेडरल कोर्ट, सी हाई कोर्ट, डी सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों फंडामेंटल जो मतलब गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स का, मतलब जो प्रोटेक्ट करने का ड्यूटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल नंबर 32 जो कि है रेमेडीज़ है, ठीक है, राइट टू रेमेडीज़ है। इसमें अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो आर्टिकल नंबर 32 के ज़रिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल नंबर 226 के तहत। तो इसके रिगार्डिंग डी जो है सुप्रीम कोर्ट है, वो गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल है, ठीक है दोस्तों, डी फॉर डॉल वाला सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 12th इंडियन फेडरल सिस्टम इज़ मॉडल्ड ऑन द फेडरल सिस्टम ऑफ, मतलब हमारा फेडरल सिस्टम जो है किस कंट्री के फेडरल सिस्टम पे बेस्ड है, ए USA, बी UK, सी कनाडा, डी फ्रांस। दोस्तों फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। और USA की बात करते हैं पहले। USA में मतलब कंप्लीट फेडरलिज्म है, मतलब स्टेट और सेंटर के पास पावर सेम है, यहाँ तक कि रेसिड्यूरी पावर, मतलब जो वो रेसिड्यूरी पावर वो होती हैं, जैसे अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना होएगा उस समय लॉ नहीं, उसका साइबर नेट तो चलता ही नहीं होगा, तो साइबर क्राइम जो होते हैं उसका कोई प्रोविज़न ही नहीं होगा, दिमाग में भी नहीं होगा कि कभी ये साइबर क्राइम भी होगा, तो वो किसी भी लिस्ट में नहीं दिया गया होगा। लेकिन अब वो साइबर क्राइम जो आया है प्रेजेंट टाइम में, कंटेम्परेरी टाइम में, तो उसका प्रोविज़न किसके पास हो, उसे रेसिड्यूरी पावर बोलते हैं। तो जैसे हमारे इंडिया में है, जो भी नया लॉ आएगा, जैसे किसी लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, उसको जो है वो चला जाएगा किसके पास, सेंटर के पास, ठीक है। तो हमारे यहाँ सेंटर जो है स्ट्रांग है, लेकिन अमेरिका में रेसिड्यूरी पावर किसके पास है, स्टेट के पास है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेट एक तरीके से स्ट्रांग है और सेंटर उतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये, और यूके में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सी कनाडा। हमारे यहाँ दोस्तों स्ट्रॉन्ग सेंटर है और वीक क्या है, स्टेट है, और यही जो है मॉडल अडॉप्ट किया गया है। कनाडा में भी स्ट्रॉन्ग सेंटर है और वीक स्टेट है, जैसे सेंटर के पास ज़्यादा पावर है और स्टेट के पास कम पावर है लॉ बनाने की या किसी भी रिगार्डिंग, ठीक है। तो हमारा फेडरल सिस्टम जो है बेस्ड है कनाडा के मॉडल पे, और इस कनाडा के मॉडल को और हमारे इंडिया के मॉडल को, फेडरल सिस्टम के मॉडल को कहते हैं क्वासी फेडरल। क्या दोस्तों कहते हैं, इंडियन मॉडल ऑफ फेडरल सिस्टम क्या है, क्वासी फेडरलिज्म है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार दोस्तों, प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़। चलिए दोस्तों, जय हिंद।